हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यदि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी से हम इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है ना, और इंग्लिश से हिंदी बनाना भी सीखेंगे। तो जब से सबसे जरूरी होता है कि सेंटेंस के सभी पार्ट्स को जानना, और इसको जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हैं मैं जो बताऊंगा यहाँ पर, और उसी से आप लोग इंग्लिश एक इजी वे में सीखते हुए चले जाएंगे। और इसके बाद से हम लोगों का जो है कि ट्रांसलेशन का क्लास चालू होगा। तो देखिएगा, आज का जो हमारा रूल है, यहाँ पे जो कुछ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ऑब्जेक्ट। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था सब्जेक्ट, डूअर, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिएगा, ये जो हमारा सेकेंड वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। और इसको पढ़ने के बाद मैं एकदम आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंग्लिश आने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य के होने का असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या पड़ता है? तो कार्य के होने का असर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, हमने एग्जांपल्स को यहां पे रखा है। लिखा है मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन फुटबॉल खेलता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और जो कार्य को करता है वो डूअर होता है। तो देखिएगा, मोहन सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। इसी तरह से क्या है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो जाके वहां से देख लें। उसके बाद से है, क्या कहते हैं? खेलना। तो ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखिएगा, यहाँ पे खेलने का असर किस पे पड़ रहा है? तो फुटबॉल पे पड़ रहा है। खेलने का असर कहाँ पड़ रहा है? तो फुटबॉल पे पड़ रहा है। इसलिए फुटबॉल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। देखिए, लिखा है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिखा है मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। इसे किसके बाद लिखते हैं? मेन वर्ब के तुरंत बाद, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस में। और ये हमेशा सजीव होता है, यानी कि लिविंग होगा, लिविंग। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। फिर उसी तरह से है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके तुरंत बाद लिखते हैं और यह हमेशा निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा, लिखा है कि मैं तुमको, क्या लिखा है? मैं तुमको पैसे देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में बात हो रही है। और ये डूअर भी हो जाएगा, क्योंकि यही पैसा देने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है ना। अब देखिएगा, देने का असर किस पे पड़ा? पैसे पर। और किसे दिया? तो तुमको, यानी कि कार्य के होने का असर दो लोगों पे पड़ा। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप पूछेंगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है? तो देखिएगा, आपसे मैंने बताया कि ये नॉन लिविंग होता है। पैसा क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और उसी तरह से तुमको, यानी कि ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? ये वर्ड तो ये लोगों के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिएगा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, यदि मैं इसी का ट्रांसलेशन बनाऊं, मैं तुमको पैसे देता हूं, तो हो जाएगा आई गिव यू मनी। ध्यान दीजिएगा, आई गिव यू मनी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने मेन वर्ब रखा। और मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सजीव होता है। और इसको लिखते किसके बाद है? तो इसको लिखते हैं हम तुरंत मेन वर्ब के बाद। और ये क्या होता है? लिविंग होता है। तो लिविंग है कि नहीं है? यू, यानी कि तुम, कोई व्यक्ति ही होगा। उसी तरह से मैंने बताया आपको कि
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है, और यह हमेशा क्या होता है, निर्जीव। तो देखिएगा मनी क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है अदर वर्ड्स। क्या है, अदर वर्ड, अन्य शब्द, ठीक है ना। देखिएगा लिखा है वाक्य में सब्जेक्ट, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, निगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर जो कुछ बचता है उसे अदर वर्ड कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अदर वर्ड वाक्य में क्रिया के घटित होने, यानी कि कार्य जो हो रहा है उसके होने का समय, स्थान, तरीका, कारण, उद्देश्य बताते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए लिख रखा हूं। लिखा है रवि रोज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। रवि रोज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि किसके बारे में बात हो रही है, तो रवि। तो रवि सब्जेक्ट और डूअर दोनों हो गया। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, लास्ट जो क्रिया है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद से है यहाँ पर मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब ये है आपका नहीं, यानी कि निगेटिव वर्ड हो गया। क्यों, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब देखिए पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी पर, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो बच गया है वो है रोज, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया अदर वर्ड, ठीक है ना, ये हो गया आपका अदर वर्ड। अब देखिएगा अदर वर्ड को हम सेंटेंस में 3 तरीके से लिखते हैं। या तो सबसे शुरू में, अगर हम शुरू में लिखते हैं तो उसके बाद कामा लगाएंगे, और यदि इसको बीच में लिखते हैं तो इसके दोनों तरफ कामा का प्रयोग करेंगे, और यदि लास्ट में लिखते हैं तो कामा का प्रयोग नहीं करते। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रवि रोज विद्यालय जाता है, तो हम इसको 3 तरीके से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ही हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया डेली, यानी कि यही अदर वर्ड है, तो हम इसको लिख देंगे डेली, और फिर कामा लगा करके लिखेंगे रवि गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल। और या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे रवि डेली, ध्यान दीजिएगा डेली, तो डेली के दोनों तरफ कामा रहेगा, डेली गोज टू स्कूल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रवि गोज टू स्कूल डेली। तो देखिएगा ये तीनों तरीके आपको पता चल गए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने पास, और उसके बाद से इसको पढ़िए। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसलेशन से संबंधित। अब देखिएगा मैं ये सब आप लोगों को इसलिए पढ़ाया हूं क्योंकि देखिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसके सभी पार्ट्स को हम पहचाने। नहीं तो जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमसे बहुत ज्यादा एरर होगा, और यदि हम इसको जानते हैं तो हमसे एरर बिल्कुल नहीं होगा। देख लीजिए आपके सामने है, हमने आपको सब कुछ बता दिया, और इस तरह से आप एक इजी वे में ट्रांसलेशन को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ, और मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करूंगा और बड़े बड़े सेंटेंसेस तक लेकर के आपको चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।